राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हम जो चीज़ें देखी थी उसके आगे का पार्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिभुज अगर आपको मान लीजिए दिया गया हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 3 शीर्ष होते हैं। अगर मान लीजिए शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/2 x1 y2 माइनस y1, फिर y2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। लेकिन अगर हमें, क्योंकि हम सारणिक पढ़ रहे हैं तो सारणिक विधि से अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु दिए रहते हैं उनको क्रमशः कॉलम के फॉर्म में लिख लिया जाता है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, और लास्ट वाले कॉलम को हम क्या करते हैं 1 1 1 ले लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र बना लेते हैं और इस सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इजिली ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी आगे क्वेश्चन हम लोग जब देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक नोट होता है, नोट में ये लिखा हुआ है, यदि दिए गए 3 बिंदु संरेख या समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो चलिए अभी क्वेश्चन आएंगे, हम लोग क्वेश्चन वहाँ देखेंगे। एक पॉइंट और है यहाँ नोट में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, किंतु धनात्मक मान ही लिखा जाता है। यानी कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसे हम लोग किस में लिखेंगे, मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि धनात्मक रूप में। तो चलिए ठीक है, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं समय न गंवाते हुए। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष माइनस का 2,4, 2, माइनस का 6 और 5,6 हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। हल करने के लिए शीर्ष बिंदु हम यहाँ क्रमशः लिख लेते हैं। शीर्ष बिंदु लिखने के बाद जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर एक सारणिक बनाते हैं। सारणिक में सबसे पहले 1/2 लिखते हैं, सारणिक में सबसे पहले 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं कि यहाँ पर जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो यहाँ सबसे पहले शीर्ष बिंदुओं को क्रमशः ऐसे कॉलम के रूप में लिख लिया जाता है और लास्ट वाले कॉलम को क्या करते हैं 1 1 1 लिख लेते हैं। अब सारणिक हमने हल करना लास्ट वीडियोज़ में बहुत सारे सीखे हैं, तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मुख्य विकर्ण को पहचान लेते हैं। मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष पहले एलिमेंट को लेते हैं, -2 है, -2 के सापेक्ष ना तो ये एलिमेंट लिया जाना है ना तो ये हमारी एक सारणिक बन जाती है। इसी तरह से जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं यानी कि 4 लेते हैं तो 4 हमने बताया था कि 4 को सेकंड माइनस में लिया जाता है। उसके बाद 4 को ना तो इसे लेना है ना तो इसे लेना है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमको सारणिक में मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम 1 को लेते हैं तो 1 के सापेक्ष हमारा ना तो ये आता है ना तो ये आता है, ये हमारा उप सारणी के रूप में यहाँ मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू इस तरह से आ जाती है, माइनस का 6 और 4 बीच में माइनस, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सम हमारे यहाँ आ जाता है 70, और क्योंकि 1/2 आ गया है तो फाइनली आंसर हमारा आ जाता है 35 वर्ग इकाई। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से क्या करते हैं काउंट कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और शीर्ष बिंदु में एक पॉइंट आपको k,5 करके दिया गया है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ दिया गया है और कह रहा है कि k का मान आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर जब शीर्ष बिंदु दिए गए हैं तो शीर्ष बिंदुओं को हम इस तरह से लिखते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना है। तो 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं x1 y1 x3 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 को क्रमशः कॉलम में लिख लेते हैं और लास्ट वाले कॉलम को 1 1 1 करके लिख लेते हैं। अब क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है 13/2 तो उसको भी साथ में लिख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं सारणी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सारे के सारे मान को रखकर। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ 2 से 2 फाइनली कट जाता है। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाता है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और -2 -5 -2 7 7 दूनी कितना आ गया -14, और यहाँ 4 3 -12 और +4 के, फिर इसको सॉल्व किया 15 + 2 के बराबर 13, और फाइनली जब इसको सॉल्व किया तो k के 4 के और 2 के मिलकर 6 के, इसका पक्षांतर किया, टोटल वैल्यू आ जाती है 24। k का मान यहाँ से 6 चौकों क्या आ जाता है 4 आ जाता है, अर्थात k का मान 4 यहाँ से ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से तीसरे शीर्ष के हम
बिंदु में के का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है समरेख पर। तो हमने एक नोट में एक पॉइंट लिखाया था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो हमारी एक सीधी रेखा मिल जाती है, यानी कि समरेख बिंदु मिल जाते हैं। यानी कि अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a, 0, 0, b और x, y समरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो समरेख होने के लिए हमने आपको पॉइंट बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स या शीर्ष बिंदु, तो 1/2 फॉर्मूला बनाते हैं। x1, x2, x3 और y1, y2, y3 को लिखते हैं, 1, 1, 1 लिखते हैं। उसके बाद बराबर 0 करते हैं, तो 1/2 से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1/2 0 की तरफ जाता है तो 0 ही हो जाता है। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। सारणिक सॉल्व करना सिखाया है। मुख्य विकर्ण को पहचानिए। मुख्य विकर्ण में पहले एलिमेंट्स को सबसे पहले लिखा जाता है, पहला एलिमेंट लिखा, उसके बाद ना तो इसे लेना है ना तो इसे, इस सारणिक को यहाँ पर लिखा, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि यहाँ 0 है तो 0 के साथ ये पॉइंट बन जाएगा, 1 के साथ देखेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा, और बराबर क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो 0 लिख लेंगे। अब फाइनली इसको जब सॉल्व किया गया तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये a b - y आ जाएगा, दूसरा वाला 0 है तो 0 हो जाएगा, तीसरे वाले में आप देख सकते हैं 1 - bx आ जाएगा। इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई ab - ay - bx बराबर 0। इसमें पक्षांतर करते हैं, ए वाई और बी एक्स को पक्षांतर करते हैं, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या आ जाता है, ए बी, यानी कि जो हमें पूछा गया था वो सिद्ध हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला टॉपिक है एक्चुअल में, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बातें आपको बताते हैं हम। एक क्वेश्चन के माध्यम से, 1-2 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूछा क्या जाता है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है उपसारणिक, जिसको माइनर्स भी बोलते हैं, फिर सहगुणनखंड कोफैक्टर्स पूछा जाता है, फिर इन्हीं कोफैक्टर्स को मिलाकर सहखंडज अवयव बनता है, व्युत्क्रमावयव। उसके बाद ए इनवर्स या इसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो निकालते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और इस क्वेश्चन की खास बात बताते हैं कि 101% ये क्वेश्चन 5 से 8 नंबर में ये पूछे जाते हैं। या तो ये क्वेश्चन 101% या तो सहखंडज अवयव आपसे पूछ लेगा, या तो आपसे इन्वर्स निकालने के लिए हर साल आता है, तो आप इसको आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा हुआ है अवयव ए बराबर ये 1 0 -1 3 4 5 0 -6 और -7 सहखंडज अवयव तथा व्युत्क्रमावयव ज्ञात कीजिए। चलिए दोनों मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक सारणिक बना लेते हैं, मॉड ऑफ ए सारणिक, क्योंकि सारणिक का मान धनात्मक ही होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में अभी हमने देखा था, सारणिक का मान निकालने के लिए मॉड ऑफ ए करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। सारणिक सॉल्व करने के लिए हमने बताया था, सारणिक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे, मुख्य विकर्ण की पहचान करेंगे, 1 को लिखेंगे। 1 को लिखने के बाद ना तो इसे लेना है ना तो इसे, इसको साथ में लिखना है, ये साथ में कैलकुलेट किया। उसके बाद दूसरा वाला क्योंकि 0 है तो 0 के साथ ये बन जाता है, -1 के साथ ये बन जाता है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि मॉड ऑफ ए का मान क्या जाता है, 20। अब इसके बाद क्या किया जाता है, अब क्योंकि यहाँ चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉड ऑफ ए यानी कि सारणी का मान 0 है। अगर सारणी का मान 0 आता है इसका मतलब एक संरेख बिंदु है, यहाँ त्रिभुज बनता नहीं है। तो अगर संरेख हो जाता है तो हम इसको ए इनवर्स यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मान अगर 0 हो जाए तो हम सारणी का मान ए इनवर्स के रूप में नहीं, अवयव का मान ए इनवर्स के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अवयव और सारणी दोनों से मिक्स होकर है आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इसको करना। तो यहाँ ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर इसका मान 0 नहीं है तो ए इनवर्स क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब मॉड ऑफ ए यानी कि ए के अवयवों के सहखंड को फैक्टर्स बनाते हैं, यानी कि उपसारणी के रूप में व्यक्त करेंगे और सहखंड भी साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए को हमने इस तरह से लिख लिया। अब अगर हम देखिए इसकी पोजीशन की बात करें पहले वाले की, तो इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है A11, दूसरे वाले की जो पोजीशन होती है A12, इसी तरह से A13, तीसरे वाले की पोजीशन इसी तरह से नीचे वाले की होती है A21, इसी तरह से क्रमशः सारे पॉइंट्स की अगर लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ A33 पोजीशन होती है। तो पोजीशन के हिसाब से हम इनके अवयवों का सह गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम आपको एक रूल बता दें, यहाँ जब भी A11 का मान निकालते हैं तो A11 के साथ एक रूल ये होता है कि जैसे यहाँ पर 1 और 1 है तो यहाँ -1 के साथ इनकी पावर्स को क्या किया जाता है, 1 + 1 कर लिया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सहखंड
खंड का अवयव होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, क्योंकि किसी वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बताया था कि अगर अवयव इस तरह से लिखा गया हो तो पहला प्लस में, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, ऐसे ऐसे बताया था। लास्ट वीडियोज़ में आप पीछे जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हमने बताई हुई हैं। तो ये यहाँ से आता है। तो पहले पोजीशन A11 के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 की पावर 1 + 1, और उसके बाद यहाँ पर अगर 1 के सापेक्ष हम, क्योंकि पहली पोजीशन पे ये 1 है, इसके सापेक्ष देख रहे हैं तो ना तो ये वाला लिया जाएगा ना तो ये, तो इसके लिए उपसारणिक का जो मान आता है वो ये आता है। तो ये उपसारणिक है और इसको साथ में जब लिख देते हैं तो इसको कहा जाता है सहगुणनखंड का अवयव। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखिए 1 1, ये वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में 1 है, +2 हो जाती है पावर, तो -1 का स्क्वायर हो जाता है क्या, प्लस, यहाँ प्लस हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो 4 सते 28, माइनस का 28, 5 छंग 30, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है 30। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्लस का 2 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू A12 के रूप में होती है। A12 को देखते हैं, क्योंकि आगे 0 है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब उसके बाद इसके लिए जो सारणिक बनती है, ना तो ये सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे ना तो ये एलिमेंट्स लिए जाएंगे, तो यहाँ लिया क्या जाएगा, 3 0 और 5 और -7, तो इसके लिए उपसारणिक का मान दिया जाता है। अब इस उपसारणिक को जब सॉल्व करते हैं इसके चिन्ह के साथ, तो यहाँ सहखंड का अवयव कुछ इस प्रकार से 21 आ जाता है। तो उसके बाद फिर देखते हैं 13 के लिए, इसके लिए देखेंगे तो ना तो ये आएगा ना तो ये, इसके लिए उपसारणिक का मान क्या आ जाता है, कुछ इस प्रकार से आ जाता है 3 4 0 और -6। तो यहाँ पर चिन्ह की बात करें तो -1 की पावर जब भी लेते हैं तो 1 + 3 क्यों हो जाता है 1 + 3, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर 1 और 3 है, तो इनकी पावर्स में -1 की ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, सम हो जाती हैं। तो इसके बाद कैलकुलेट होकर -18 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम A21 को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ना तो ये वैल्यू ली जाती है ना तो ये वैल्यू ली जाती है। तो ऊपर की जो वैल्यूज़ होती हैं और नीचे की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो उसके बाद कैलकुलेट करके हमको ये मान मिल जाता है, यहाँ से चिन्ह भी मिल जाता है। उसके बाद अगर हम A22 की बात करें तो A22 हमारा ये बीच वाला होता है, तो बीच वाले की स्थिति ये है कि ना तो इसको लेना है ना तो ऐसे लेना है, तो हमको ये दोनों पॉइंट्स लेने हैं और ये दोनों पॉइंट्स उपसारणिक में लेने हैं, तो इसको कैलकुलेट करके माइनस का 7 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से A23 A31 वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पूरा लिख के उसके बाद आप A23 A31 A32 A33 का मान यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारे मान हमको यहाँ से क्या हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ये सारे मान मिलना ही बहुत ज़रूरी है, यही करना सबसे मुश्किल पार्ट है इस क्वेश्चन में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्योंकि एक ही अवयवों को के सहगुणनखंडों का अवयव हमको बताना है, हमने बताया कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, उपसारणिक, और अगर इनके चिन्ह के साथ इनको लिखा जाए तो ये सहखंड के अवयव कहलाते हैं। अब अगर सभी अवयवों को एक सारणिक मान लेते हैं B, उसके अंदर अगर लिख लें अवयव मान लेते हैं B, और उस अवयव के अंदर अगर लिख लें सारे अवयवों को, देखिए उनकी पोजीशन A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 के रूप में लिख लें, तो इस तरह से हमको एक B अवयव मिल जाता है। अब अगर इस B अवयव को क्या कहा जाता है, यहाँ पर हमने देखिए टॉपिक देखा था, टॉपिक में हम आपको बताते हैं, यहाँ पर इसको कहा जाता है सहखंडज अवयव। अब इस सहखंडज अवयव को इसको सहखंड अवयव कहा जाता है। अब इसका सहखंडज अवयव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ A बनाते हैं। तो इस B का जो परिवर्त अवयव होता है वो होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ A। अगर 5 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए भी आता है। तो इस तरह से आप सहखंड अवयवों को लिख कर एक अवयव बनाएंगे, उसका परिवर्त करेंगे तो यहाँ से आपको एडजॉइंट ऑफ A मिल जाता है। तो इसका जब परिवर्त करते हैं, यानी कि परिवर्त का मतलब हमने बताया था कि रो एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, रो एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज करते हैं। इस तरह से चेंज करके हम परिवर्त अवयव ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूरा लिखिएगा। अब क्योंकि हमको A इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम अवयव चाहिए, तो A इनवर्स का मान होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए शुरू में ही हमने यहाँ पर मॉड ऑफ A का मान निकाला था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड ऑफ A का मान डायरेक्टली रख देते हैं 1/20 और एडजॉइंट ऑफ A का मान रख देते हैं इस तरह से। तो कुल मिला के A इनवर्स का मान आसानी से यहाँ आ जाता है। तो हमने अवयव में एक चीज़ देखा था कि प्रारंभिक संक्रिया का यूज़ करके भी हम लोग वहाँ पर A इनवर्स का मान
ए इनवर्स का मान क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। और यहाँ पर हम लोग सारणी का यूज़ करके भी एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये 100% आपको बता दें कि इसमें से जो ये त्रिभुज का क्वेश्चन है ये 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है, और जो ये इनवर्स का क्वेश्चन है, इनवर्स का क्वेश्चन 5 या 8 नंबर में 100% हर साल पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखें और बार बार देखें जब तक कि आपको समझ में ना जाए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसको समझ में, हमको शेयर करें, हम फिर से कुछ क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आएंगे, आपको ज़रूर संतुष्ट करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।